आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि ईयर 2021 के लिए स्पेशली आया है। और ये मॉडल पेपर में चेंजेस इस तरह हुई हैं कि वही 3 सब सेक्शन है आपके पास, बट सेक्शन ए 50 मार्क्स का हो गया है और इसी तरह से दूसरे सेक्शन के मार्क्स थोड़े कम हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम सेक्शन बी, फिर तीसरा पार्ट आएगा जिसमें हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में हमारे पास यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होंगे जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हमारे पास 35 क्वेश्चंस को करने की लिमिट है सिर्फ 30 मिनट्स। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसके जो मार्क्स हैं वो हैं तकरीबन 2 मार्क्स। तो इस दफ़ा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो अगर आपका एक भी MCQ गलत होता है तो आपके 2 मार्क्स वेस्ट हो जाएंगे। तो उसको बड़ा केयरफुली प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बात करें कि किस तरह से प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। तो जो आपके पास टेक्स्ट बुक है आपके सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, तो पहले तो रिड्यूस सिलेबस उठाएं और उस पर टॉपिक वाइज अपनी मार्किंग करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके पास रह गए हैं रिड्यूस कोर्स में। इसके बाद आप उन टॉपिक्स की थोड़ी रीडिंग करें क्योंकि बहुत सारे MCQs जो आएंगे वो आपकी बुक के कॉन्सेप्ट्स होंगे और बुक की लाइनें, मतलब बुक में लाइन लिखी होगी उसको जो है उसी को एक्सट्रैक्ट करके आपके पेपर में दे दिया जाएगा। तो आपने अगर उस लाइन को पढ़ा होगा और सिर्फ पढ़ना है और याद करना नहीं उसको, बल्कि उसको आपने समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। फर्स्ट MCQ है आपके पास, या आपके पास सेट्स का MCQ है। सेट्स में आपके पास ये कह रहा है कि एक सेट है A, एक A सेट है, एक आपके पास B सेट है और एक आपको C सेट दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि A कार्टेशियन और ये B इंटरसेक्शन C। तो हम पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेंगे। तो पेज पे चलते हैं। हमारे पास उसने A दिया हुआ है 0 1, उसने A सेट दिया हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से उसने B सेट हमें दिया हुआ है जो कि है 1:2 1 and 2, और सेट C भी हमें दिया हुआ है जो कि है 2 and 3। सही, इसके बाद हमें जो फाइंड करना है मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। A कार्टेशियन, B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो B इंटरसेक्शन C है, B और ये जो C है इन दोनों में जो आपके पास कॉमन है वो आपके पास 2 है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो जो इसका आंसर है B इंटरसेक्शन C का वो है आपके पास सिर्फ 2। तो ये इंटरसेक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आपको सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। अच्छा, A सेट के साथ इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है तो ये आ गया A सेट के एलिमेंट्स 0 और 1। और जहाँ तक बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो हम जो है इस तरह से एक सेट बनाएंगे। ठीक है, और ऑर्डर पेयर किस तरह बनेंगे कि
ये जो पहला एलिमेंट है इस सेट का, ये इस सेट के हर एलिमेंट के साथ अपना एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। फिर इस सेट का दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है और इस सेट में हमारे पास एक ही एलिमेंट है जो कि 2 है। तो इसका मतलब है इसका जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बन सकेगा 0 के साथ, तो वो बनेगा 0 और 2। ठीक है, 0 और 2, और जो अगला बनेगा वो बनेगा 1 एंड 2। सही है, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमने ऑप्शंस पे गौर किया तो हमारे पास ये जो है ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है हमारे आंसर से। हमारा आंसर आया था 0,2 और 1,2, ये दो हमारे ऑर्डर पेयर्स बने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद। ये देखें, तो ये हमारा आंसर हो गया सी। सही है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है आपका सेट से ही। ये कह रहा है कि इफ A and B are subset of set U such that A union B equals to U, then sets are called। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि आपको बुक रीड करनी है, तो आप बुक में अपनी पेज नंबर है आपके पास 6, उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें, और ये क्या होते हैं, इसका आंसर है एक्सटेंसिव सेट्स। तो उसमें आपको प्रूफ के साथ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पेज नंबर 6 बुक पे, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू था जो बुक से आया है। इस तरह से बहुत से एमसीक्यू आ सकते हैं। हम अगला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो कि है एमसीक्यू नंबर 3, जिसमें हमें कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 - 4 आयोटा। तो हम रफर की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कि ये है a/a² प्लस b² माइनस b अपॉन सेम थिंग a² प्लस b²। तो ये सीधा सा फॉर्मूला आपको बुक में मेंशन किया हुआ है। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि a और b क्या है। a जो है हमेशा रियल नंबर का कोफिशिएंट, मतलब रियल नंबर होगा, और जो b होगा आपके पास वो हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा एक्सेप्ट आयोटा, और विद साइन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a जो है 3 के बराबर है, ठीक है, और b जो है हमारे पास वो -4 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो a की जगह पे सीधा सीधा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक बात है ये स्क्वायर कराने की, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 9 प्लस 16 जो है वो आपके पास बन जाएगा 25। तो अपॉन में आपके पास 25 आ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूले का ये स्टैंडर्ड माइनस है, ठीक है, और विद b आपके पास एक और माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो बीच की साइन है, मतलब जो b के साथ साइन होती है माइनस की नेगेटिव साइन, वो पॉजिटिव साइन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और b की जगह पे आपके पास 4 और नीचे a² प्लस b² हमने अभी निकाला जो कि है 25।
तो हमारे पास 3/25 और 4/25 आंसर आ रहा है। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही है, बट मैंने तो वहाँ पे पीछे इस तरह ब्रैकेट फॉर्म में लिखा है। तो इस ब्रैकेट फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ब्रैकेट फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ। ये इसको इस तरह लिखा जाएगा 3, -4, ठीक है ना। और उसको हम जब ओपन करेंगे तो इस तरह करेंगे, और अगर इधर माइनस साइन नहीं होता तो 3 + 4 आयोटा ओपन होता ही है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 25 जो है डिनोमिनेटर में एक ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है कि फैक्टर ऑफ 4x² + 9y²। इस एमसीक्यू में आपने क्या देखना है कि जितने ऑप्शंस हैं इनको आप बारी बारी आप इनको ओपन करेंगे, जिससे आपके पास ये टर्म आ जाए जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अगर इसको खोलें तो ये हो जाएगा 2x है ना, तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है, प्लस 2 × 2 4 × 3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 4 × 3 12, ठीक है, 12x y आयोटा। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं और ड्यूरिंग एक्सपेंशन हमें ये महसूस हुआ कि ये जो है आयोटा वाली टर्म भी आएगी, मतलब इमेजिनरी नंबर भी आएगा। हमारी जो एक्सपेंशन के बाद जो आंसर है उसमें कहीं भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा इसका एक्सपेंशन होगा जिसमें इमेजिनरी वैल्यू ना आए। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको देखो तो a + b a - b, तो ये सीधे सीधे इस पर फॉर्मूला लगेगा कि 4x² और -9y², जो कि बिल्कुल आपका क्वेश्चन से मिल रहा है। बट क्वेश्चन में एक चीज़ डिफरेंट है, वो है साइन। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता ना तो आपका ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होता, बट यहाँ पे है पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन को कवर करने के लिए आप ये याद रखिएगा कि जब आप दो इस तरह के फॉर्म देखें कि इमेजिनरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में a + b और a - b का फॉर्मूला बना रहे हो, तो उसका जो आंसर है a² - b² की बजाय a² + b² हो जाता है। क्यों हो जाता है इस तरह? क्योंकि जब यहाँ आयोटा स्क्वायर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी शामिल होगा। ठीक है, इसके आंसर है। ठीक है, तो इसलिए जब आयोटा स्क्वायर शामिल होगा और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, तो अब ये माइनस जो है -1 बीच वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस हो जाएगा। इस वजह से जो इसका आंसर होगा इस एमसीक्यू का वो ये होगा। और ये पेपर बनाने वालों ने ये ट्रिक भी यूज़ की कि इन्होंने ऑप्शन ए जो है आपको ऐसा दिए कि जो नहीं बनेगा सीधा सीधा। सॉरी, ये वाला आंसर नहीं है, इससे ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। सॉरी, ऊपर वाला इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ए ही है। और ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब हम आगे 5th एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 5th एमसीक्यू में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कह रहा है रियल पार्ट ऑफ z1 × z2। तो हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये 3 + 2
आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 2 आयोटा से, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा कि 15 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा कि 15, सही है, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -6 आयोटा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 आयोटा और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव 10 आयोटा आपके पास आ गया। और 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, तो ये नेगेटिव आएगा। और ये 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये आयोटा स्क्वायर की वजह से ये जो नेगेटिव 4 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये एक रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। और इस 4 को 15 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19, ठीक है। और हमारा जो आंसर है वो भी 19 है और पॉजिटिव 19, ठीक है। तो इस एमसीक्यू का हमारा आंसर हो गया पॉजिटिव 19। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अगले एमसीक्यू में हमें कह रहा है कि if b squared minus 4ac is less than 0 then the roots of the quadratic equation। अब आप इस ट्रिक से इसको ध्यान में रखें कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac वाली जो टर्म है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, वो जो है हमारे पास अंडर रूट में होती है। तो अब जब ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव साइन आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर की तरफ चल जाता है। हमारी जो बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है वो रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, बट यहाँ ऑप्शन में हमें इमेजिनरी की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हम इसको रूट्स विल बी अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, हम इसका आंसर लिखेंगे अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये आपकी बुक में पेज नंबर 69 पे भी मेंशन हुआ है। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7 ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज। अब 27 के क्यूब रूट्स क्या बन सकते हैं? 27 के 3 क्यूब रूट्स बनेंगे, एक को सॉरी अगर आप देखें 27 का क्यूब रूट निकालें तो आपके पास 3 आंसर आएगा। तो एक 3 को हो गया, ठीक है, एक हो जाएगा 3 ओमेगा, ठीक है, और एक हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दें तो इसका आंसर जो बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 27, सॉरी 22 लिख दिया है, 27 बनेगा ये, ठीक है। और जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब बनेगा, ठीक है। और आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इसका मतलब है कि दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज 27। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह हुई कि आप सारे रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास आंसर वही आएगा जिसके आपने रूट्स निकाले होंगे। जैसे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो उसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं।
MCQ नंबर 8 में क्या है, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ना कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है ना कुछ करना है। आपने क्या करना है, ये जो 3 दिया हुआ है आपको, इसको हर ऑप्शन में पुट करके देख लेना है। तो हम पहले ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में अगर हम 3 को y स्क्वायर की जगह रखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 9, ठीक है ना। फिर सेकंड पे -5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 15, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास +6। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो 9 और +6, तो ये हो जाएगा 15 और 15 माइनस 15 0 इक्वल्स टू 0। तो ये जो पहली इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास आंसर भी पहला ऑप्शन और पहली इक्वेशन ही है, ठीक है। आप चाहें तो बाकी इक्वेशंस में पुट करके देख सकते हैं, ये प्रूव नहीं होगा। मैं एक में शो भी कर देता हूँ कि y स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 3 पुट किया 9, ठीक है, यहाँ पे +15 और यहाँ -6। तो अगर +15 +9 तो ये और -6, तो ये आपका 0 के बराबर आएगा ही नहीं, तो प्रूफ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई भी सवाल आए तो आपने सिर्फ इक्वेशन में पुट करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 में कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें दी है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बीटा अपॉन अल्फा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें इस तरह से कि आप अलग अलग अंडर रूट अप्लाई करें, अल्फा पे अलग, बीटा पे अलग, ठीक है, प्लस अंडर रूट ये बीटा हो गया आपके पास और अपॉन अंडर रूट अल्फा, ठीक है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद इसकी कुछ फॉर्म इस तरह बन जाएगी। ये अल्फा, इसके नीचे बीटा है, इसके नीचे अल्फा है, तो इसके नीचे अल्फा नहीं है तो ये अंडर रूट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पे अंडर रूट अपॉन अल्फा है, ठीक है। तो ये बीटा नहीं है, अंडर रूट बीटा इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बीटा हो जाएगा आपके पास। और अपॉन में जो एलसीएम आएगा वो इस तरह का कुछ आएगा, अंडर रूट अल्फा और अंडर रूट बीटा। तो इसको मैंने एक ही अंडर रूट में लिख दिया, अंडर रूट अल्फा बीटा। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई कि अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब हम इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं और इक्वेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो पहले हम ए बी सी अलग कर लें। तो ए जो है इक्वेशन में वो 1 है, बी जो है -5 है, ठीक है। और जहाँ तक बात है सी की तो 9 है इस इक्वेशन में, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है -b अपॉन ए के, ठीक है। तो -b की वैल्यू क्या है -5, ठीक है, और a की वैल्यू है 1। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 5 बनेगा सिर्फ, ठीक है। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है c अपॉन a, ठीक है। तो ये डायरेक्टली 9 आ जाएगा आपके पास। अब ये जो 9 है और 5 आ गया हमारे पास, हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/3। हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो ये हमारा आंसर ही होगा, सही है। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 के एमसीक्यू आ गए हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ, और ये आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, पूरा सीक्वेंस 2 4 6 और ये आगे। अब हमें ये नहीं पता कि ये अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, क्या है। हमने अगर इसमें कॉमन डिफरेंस देखना चाहें तो ये हो जाएगा 4 - 2, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा है 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और 6 - 4 भी जो है 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब अगर आप सम की बात करें, सम टू एन टर्म्स,
तो अगर मैं इसको सपोज करूँ कि ए पी है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है और हमारे पास जो ए है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो जो इसका एस एन का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है कि एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें n अपॉन 2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ठीक है। और 2 के साथ a 2 है हमारे पास तो ये मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, ठीक है। d जो है 2 है तो n माइनस 1 n की जगह पे कुछ भी नहीं रखेंगे, हम n की फॉर्म में ही हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम डायरेक्ट उस आंसर लिखेंगे। तो ये 2 जो है ये n से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2n माइनस 2n माइनस 2, ठीक है। तो ये माइनस 2 और प्लस 4 तो ये हो जाएंगे 2 और ये जो n अपॉन 2 का 2 था ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास इस इनके 2 से, ये 2n अपनी जगह पे रहा और इनके आंसर से 2 आया तो 2n प्लस 2, अब 2 कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 हो गया, 2 कॉमन लिया तो 2 और ये अपॉन में 2 ये कैंसिल हो गया तो n इंटू n प्लस 1। अब ऑप्शन में जाएंगे तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट लग रहा है और ये है भी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 हमारे पास ये इसने सीक्वेंस दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ अननोन वेरिएबल और ये कह रहा है विल फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ x इक्वल्स टू। तो हम सिंपली यहाँ पे x की जगह पे हर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पहले हम 2 पुट करते हैं तो 1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 6 माइनस 4 तो 6 माइनस 4 क्या बना 2। तो ये कहीं से जीपी बनती हुई हमें नहीं दिख रही तो हमने कहा कि 2 विल नॉट बी आर आंसर, ठीक है। हमने कहा 4 को ट्राई कर लेते हैं, 4 को जो हमने पुट किया तो ये 1 अपनी जगह पे, यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 16 तो ये माइनस 10, इससे भी कोई काम नहीं बन रहा। अब मुझे ये लग रहा है कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना तो काम खराब ही हो रहा है, कोई कॉमन रेशियो बन ही नहीं रहा तो जीपी बन के ही नहीं देती। तो मैं लास्ट ऑप्शन की तरफ जल्दी चले जाऊँगा, वो है अंडर रूट 2। अगर मैं लास्ट ऑप्शन की तरफ देखूँ तो 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। और यहाँ पे 6 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे अब जीपी बनती हुई आपको नजर आ रही है कि इसमें कॉमन रेशियो मौजूद है जो कि है 2/1 और 4/2। तो इस तरह से कॉमन रेशियो इसका बन रहा है तो इसका आंसर होगा आपके पास अंडर रूट 2। बहुत ही आसान से एमसीक्यूज हैं, अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपके सारे एमसीक्यूज सही हो जाएंगे और आपके 50% मार्क्स आपके ऐसे ही गेन हो जाएंगे सिर्फ एमसीक्यू से, सिर्फ बुक पढ़ने से, ठीक है। दी HM बिटवीन 1/2 एंड 1/4 इज, तो HM का जो फॉर्मूला होता है सिंगल HM का वो होता है H इक्वल्स टू 2a b अपॉन a प्लस b। अगर आप देखें कि ये a जो है हमारे पास 1/2 है, ठीक है, और ये 1/4 हो गया और यहाँ पे मैंने इन दोनों का सम कर लिया 1/2 प्लस ये हो गया आपका 1/4, ठीक है। तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 अपनी जगह पे रहेगा, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 4 एलसीएम आएगा
4 एलसीएम आएगा तो हमारे पास नीचे जो 4 है उस 4 से कैंसिल भी हो जाएगा। ऊपर की कहानी ले लेते हैं। 2 के टेबल में 4 2 तो 2 + 1 तो ये हो गया 3। तो इसका आंसर हो गया 1/3। 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1/3 विल बी आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ठीक है, तो ये जो 1/3 सी ऑप्शन में लिखा है ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है, इफ 1/15, 1/20 and 1/25 are in HP, then 15, 20, 25 will be in। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर HP के सवाल होते हैं तो हम HP में क्या करते हैं कि 1/1 वाले होते हैं या हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, AP में चले जाता है। तो जब हम HP को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 15, 20, 25 खुद AP बन जाएगा। तो ये इसमें हमें डायरेक्ट AP बना के पूछते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, और उसको हम डायरेक्ट AP ही बोलेंगे। सही है। इसके बाद नंबर ऑफ वेज इन विच 7 person कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास जो 7 बंदे हैं उनको हमें बिठाना है। एक टेबल है हमारे पास अराउंड अ टेबल, तो मतलब यहाँ पे हमें राउंड टेबल तो मेंशन नहीं है, लेकिन अराउंड अ टेबल से मतलब टेबल के इर्द गिर्द। इसका मतलब है कि यहाँ राउंड टेबल की बात हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई टेबल होता जो फ्लैट होता तो अराउंड अ टेबल नहीं बोलता। ठीक है ना, एक ही रॉ में। इसका मतलब है हमें सर्कुलर अरेंजमेंट करनी है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n हमारे पास 7 है, 7 - 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 6 फैक्टोरियल। अगेन ये भी पूरा कॉन्सेप्ट बुक में आपके पास मेंशन है, तो आप अगर बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो आपका एमसीक्यू का पेपर आराम से नहीं हो सकता। अगला एमसीक्यू नंबर 15, इसमें ये लॉजिक लगेगी कि a + b पावर है आपके पास 11, देन इट विल कंटेन हाउ मेनी टर्म्स। तो आपको ये याद रखना है कि ये 11 तो है ही, 11 पावर है, तो इसका मतलब है कि इससे एक ज़्यादा टर्म आपके पास एक्सपेंशन खुलने के बाद आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास डी, 12 टर्म्स। ये बुक में की पॉइंट्स में भी मेंशन है, बाकायदा एक पॉइंट बना के लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इसके बाद हमारे पास अगला एक्सपेंशन दिया हुआ है a + b पावर 13 है, जिसकी हमें मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स निकालनी है। अब जब पावर 13 है तो मैंने आपको बोला नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 14 होंगी पूरे एक्सपेंशन में। अब 14 जो है एक इवन नंबर है, तो इसका जो है एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं आएगा, इसमें 2 मिड पॉइंट्स आएंगे, मिड टर्म्स आएंगे। एक होगी 7 और एक होगी 8। सही है ना, अगर हम देखा जाए तो 1 till 7 जाएंगे और आगे +7, तो बीच में जो 2 हैं वो 7 and 8 आर दी मिडिल टर्म्स इन दी 14 नंबर ऑफ 14 टर्म्स। अगर 14 टर्म्स होंगी तो उसमें सिंपल सा रूल है कि आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए पहले आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का अंदाजा लगा लें एक्सपेंशन से। तो यहाँ पे आपको क्लियरली 14 टर्म्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि इवन नंबर है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी, और 2 मिडिल टर्म्स वाले हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक था 8 and 9 टर्म और एक था 7 and 8 टर्म। तो ये आप अपने जहन से खुद लॉजिक लगा सकते हैं, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा बड़ी टर्म्स वैसे आती नहीं है तो 14 तक आप काउंटिंग लिख लें 1 2 3 4, और इसमें देख लें मिड में कौन सी टर्म्स आ रही हैं, तो आपके पास ये एमसीक्यू से सॉल्व हो सकता है अगर आप चाहें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है a + b पावर n देन t r + 1। अब ये हमें इसमें
जनरल टर्म का फॉर्मूला पूछा है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल्स टू NCR AN-R और B पावर R। तो ये हमारे पास सिंपल, इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, सिंपल जनरल टर्म पूछ के इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 18 आता है। अच्छा, MCQ नंबर में 18 में कह रहा है आर्क लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ अ यूनिट सर्कल जिसका रेडियस जो है 1 के बराबर हो, ठीक है। 1 यूनिट, कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेमी सर्कल का मतलब जो उसने थीटा कवर किया है वो आपके पास होगा, सेमी सर्कल मींस कि उसने हाफ सर्कल कवर कर लिया, तो ये 180 डिग्री हो गया। 180 जो है रेडियन में पाई के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो आर्क लेंथ आएगी वो आएगी S इक्वल्स टू R थीटा, और हम यहाँ पे R की वैल्यू 1 रखेंगे, थीटा की वैल्यू पाई, तो इसका आंसर हमारे पास पाई आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला MCQ है, MCQ नंबर 19, जो कि सिंपल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पूछा है, जो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी MCQs होंगे वो बेसिकली सारी आइडेंटिटीज से पूछेगा। आइडेंटिटीज के फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपके MCQ सारे निकल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद MCQ नंबर 20 पे आते हैं। MCQ नंबर 20 में आपको cos u माइनस cos c का फॉर्मूला पूछा है, तो ये भी इसका आंसर होगा -2 sin u प्लस v sin u माइनस v अपॉन 2। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। अब बात आती है MCQ नंबर 21 की, जिसमें tan π/2 प्लस थीटा π/2 को आप 90 भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह के MCQ में आप ये बात याद रखिएगा कि 90 डिग्री हो या 270 डिग्री में कुछ प्लस या माइनस हो रहा हो, तो आपके पास जो फंक्शन होगा ना, साइन होगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में, और सेक होगा तो कोसेक में, कोसेक होगा तो सेक में। अगर 90 और 270 लिखा हो, और अगर 0 180 हो या 360 हो, तो इसमें आपके पास वो फंक्शंस अपनी जगह मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 90 और 270 वो केसेस हैं कि जिसमें अपना फंक्शन भी चेंज होगा, सही है। तो इसका मतलब है कि ये 10 से कॉट में शिफ्ट जरूर होगा। नीचे ऑप्शन देखा, कॉट का एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो सिंपली आपका आंसर हो गया माइनस कॉट। अच्छा, यहाँ पे तो इसने एग्जामिनर ने आपको प्लस पॉजिटिव कॉट नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव कॉट इसका आंसर मिल गया। लेकिन अगर आप सोचें तो अगर वो आपको पॉजिटिव कॉट भी दे देता तो फिर आप कौन सा कॉट का आंसर लगाते? तो मैं आपको चीज़ याद दिलाता चलूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन टेन कॉस ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ साइन होता है, एस फॉर सेकंड, एस फॉर साइन। जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है वो टेंजेंट होता है, थर्ड फॉर टी फॉर थर्ड एंड टी फॉर टेंजेंट, और लास्ट जो बच गया वो कॉस होता है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा है ना, तो 90 यहाँ तक हमने एंगल कवर कर लिया, प्लस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कॉट आएगा, और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट तक चले जाती बात तो फिर ये पॉजिटिव होता। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको नहीं दिया तो वो अलग बात है,
ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी साइडें आपस में बराबर हैं, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, उसका आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले एरिया के लिए आपने एस निकालना होगा और इन सब को आपने ए सपोज कर लेना है। तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3a अपॉन 2। ये आपने पूरा एक सवाल सॉल्व भी किया है, और जब उसके एरिया के लिए फॉर्मूला लगेगा वो अंडर रूट में आएगा। तो यहाँ पे एस 3a अपॉन 2 एस माइनस, तो 3a अपॉन 2 माइनस ए, तो ये हो जाएगी a अपॉन 2। तो ये तीनों वैल्यूज जो है a अपॉन 2 आएंगी, क्योंकि सिमिलर वैल्यूज हैं सब में। जो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो सब में a हम सपोज एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे। ठीक है, तो सब में a अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। और जब हम इसको रूट से निकालेंगे तो हमारे पास दो पेयर्स बनेंगे नीचे 2 के, और इसी तरह दो पेयर बनेंगे a के। तो अंडर रूट से बाहर आएगा a स्क्वायर अपॉन 4, और अंडर रूट में ही रह जाएगा आपका 3। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन डी हमें दिख रहा है कि ये इसका आंसर होगा। ये अगर आपने एक्सरसाइज में सॉल्व किया होगा तो आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा कि मैंने इस तरह सॉल्व किया तो इसका आंसर यही बनेगा। नहीं किया तो मसला नहीं है, आप इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला एमसीक्यू है, कह रहा है इफ इन ट्रायंगल ए बी सी दी एंगल ए इज स्टैंडर्ड पोजीशन देन लॉ ऑफ कोसाइन। तो जो ट्रायंगल पे आपके पास सपोज करें एक ट्रायंगल है, उसपे जो ए साइड होगी उसके एंगल को हम लॉ ऑफ कोसाइन में अल्फा कहते हैं, बी वाली साइड को बीटा कहते हैं। तो जो स्टैंडर्ड एंगल अगर हम ए को लेके सपोज करें तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो उसका फॉर्मूला ये होगा कि उस फॉर्मूले में कॉस अल्फा आना चाहिए। तो सारे फॉर्मूले में कॉस अल्फा आ रहा है, बट जो करेक्ट फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24, जो कि फिर अगेन सिंपल आपसे फॉर्मूला पूछा गया है और इसका आंसर ए है। ये भी बुक में सारी आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको ज़हन में रखना है और इससे आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला है इफ साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 देन एक्स विल बी। तो आप एक्स साइन इनवर्स 1/2 निकाल लें, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये भी कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है। एक्स इक्वल्स टू हमने लिखा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 कब आता है? एक तो साइन इनवर्स 1/2 जो आता है वो 30 डिग्री पे आता है, जो कि π/6 के बराबर है। अगला रिपीट जो है वो होगा आपके पास 5 π/6 पे। अब मैं ये कैसे बता रहा हूँ? अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे गया, मुझे π/6 एक आंसर मिल गया अपना। ठीक है, मैं दूसरा एंगल आप वो माइनस करा के निकाल सकते हैं 2π से। सॉरी पाई से अगर आप माइनस कराएंगे तो पाई माइनस π/6, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5 π/6। ठीक है, और अगर आपको ना निकालना हो एमसीक्यूज में और मतलब लेट ऐसा लग रहा हो कि लेट हो जाएगा या हमारे बाकी सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप अगर ऑप्शन में देखें तो वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। अब साइन जो है 30 पे ही 1/2 आता है, इसके अलावा जो नॉर्मल एंगल है 90 पे वो 1 होता है, और जहाँ तक बात है 60 पे, तो 60 पे वो होता है √3/2, और 45 पे होता है वो 1/√2। तो इसका मतलब है हमारे पास जिसमें π/6 होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और लास्ट में ये कि आपकी बुक रीडिंग अगर अच्छी होगी तो आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे जाएंगे, और आपकी अगर आइडेंटिटीज़ याद होंगी तो आप बिल्कुल बेझिझक होगी 30 मिनट्स में आपके 25 एमसीक्यूज आराम से सॉल्व
हो सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाफिज़।